ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं या डर का माहौल है? यूजुअली कोविड उनका टेस्ट करवा रहे हैं जिनकी भर्ती हो रही है, जो अस्पताल में आईसीयू में जो भर्ती हो रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। ये नॉर्मल सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा है या कोविड भी हो सकता है। इस वायरस को दूसरे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से डिफरेंशिएट कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। स्टीम तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टीम लीजिए। स्टीम लेना है कन्वेंशनल तो तरीके कन्वेंशनल तरीके, एक कटोरी लीजिए स्टील की या पोर्सिलिन का बाउल लीजिए, उसमें एक खौलता हुआ पानी चाहिए। आपको इतनी हॉट स्टीम नहीं लेनी है। क्या अब जितने अब ये नए नए वेरिएंट्स आएंगे, क्या हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत है? वैक्सीन ने भी कुछ हद तक तो प्रभाव दिया है, बट कितना है, क्या है, इसके हमारे पास कोई अध्ययन अभी नहीं है। डांस कर रहा है स्टेज पे वो व्यक्ति या कोई लड़की महिला, डांस करते करते अचानक कोलैप्स हो, फिजिकल एक्सरसाइज से ट्रिगर हो रही है क्या ये? लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट शुरुआत से ही उठाने लगते हैं। उसके लिए आपकी बॉडी को आपको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। तो फिर से कोविड का डर सताने लगा है। एक बार फिर रोजाना कोविड मरीजों की संख्या चर्चा में है, लेकिन इस बार डर सिर्फ वायरस का नहीं है, बल्कि उस दौर के लौटने का है जब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और घर में कैद जिंदगी हमारी रोजमर्रा की प्राथमिकता बन गई थी। मन में सवाल है, क्या फिर वही सब होगा? क्या पहले लगाई गई वैक्सीन अब भी असरदार है, या कोई नया बूस्टर डोज लेना जरूरी होगा? और सबसे बड़ी चिंता, इस बार ज्यादा खतरे में कौन है, बच्चे, बुजुर्ग या युवा, या हम सभी? वहीं कुछ लोग कह रहे हैं अब छोड़ो कोरोना की चिंता, ये अब आम सर्दी खांसी जैसा है, थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। तो जो भी है, बात तो करनी ही होगी। तो आज बतरस में चर्चा इसी पर होगी। आखिर बार बार क्यों लौट आता है कोरोना? क्या वाकई हमें फिर सतर्क हो जाना चाहिए, या फिर इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे? और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास मेहमान। डॉक्टर आशीष जैन, जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। स्वागत है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर विनी कांट्रू, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। और आज मैं देख रही थी अमर उजाला में लेख है, हेडलाइन है, क्या कोविड-19 की वापसी हो रही है? यही मेरा सवाल आप दोनों से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अभी तक सीरियसनेस उतनी नहीं आई है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मुझे लगता है कि आज हम सबकी बातचीत के बाद कुछ ऐसे संदेश हम आम जनता को दे पाएंगे जिससे कि कुछ हद तक हम उनका डर कम कर पाएंगे। आपका जो प्रश्न है कि क्या कोविड की वापसी हो रही है, तो निश्चित तौर पे कोविड की तो वापसी हो ही रही है। हम देख रहे हैं दिनों दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही हैं, हिंदुस्तान में भी और उसके पहले हांगकांग और सिंगापुर में भी इनके कोविड से पीड़ित जो संक्रमित जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कोविड के रोगी आज हमारे पास मौजूद हैं। पर इस प्रश्न में वो जो एक नेगेटिविज्म छुपा हुआ है, वो जो खौफ जो जुड़ा हुआ है, जो हॉरर है, आई मीन कोविड, हम सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डेल्टा वायरस की बात कर रहे हैं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जिसकी कहानियां हर घर में हैं। क्या उस दौर की वापसी हो रही है? तो मुझे लगता है कि अभी तो उसके कोई ऐसे लक्षण दिखते नहीं हैं। अच्छा। बट चूंकि ये प्रश्न उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये प्रश्न उठा रहे हैं, आगे चल के देखते हैं, उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी कि वो दौर वापस ना आए। पर फिलहाल ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि हम उस डेल्टा वायरस का जो पीरियड था, आई थिंक दैट वाज मार्च अप्रैल 2021, राइट? क्योंकि 20 में उतना हम लोगों ने उतना भयावह रूप एक्चुअली नहीं देखा, क्योंकि शायद या तो लॉकडाउन था जी, तो फैलने से हम रोक पाए थे उसको। और मार्च 21 में इसलिए ज्यादा खतरनाक हुआ भी क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिसेंट थे। हमने बोला देख तो लिया भाई, ऐसा ही तो होता है कोविड, इसमें खाम में चिंता। तो लॉकडाउन भी नहीं लगा, तो न तो जनता उसके लिए तैयार थी, न मेडिकल फ्रेटर्निटी उसके लिए तैयार थी, वर्ल्ड ओवर आई एम टेलिंग, नॉट ओनली इन इंडिया। और सरकारें तो डेफिनेटली थी ही नहीं। हमें लगा कि ठीक है, हो गया, देख लिया, ऐसा ही होता है कोविड, इसको आगे भी मैनेज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। उसके कारण शायद और भी ज्यादा कोविड में भयावह स्थिति बनी। अब चूंकि हमारे पास वो अनुभव है कि ऐसा हो सकता है,
तो शायद इस बार हम उन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। और अगर ये डर हमें आगे परेशानियों से जाने से बचाता है तो मैं समझता हूँ ये डर अच्छा है। डॉक्टर विनी, ऐसा वही लगता है कि यादें थोड़ी धुंधली पड़ने ही लगी थी और ऐसा लग रहा है कि अब फिर उसको थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी अगर हमारे व्यूअर्स को आप एक बार ये जो वायरस है थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, इसकी सब कुछ इसके बारे में बताएं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। और पहला सवाल जो था कि क्या आपको लगता है कोविड-19 की वापसी हो रही है? जी, यदि हम सोचें कि क्या कोविड-19 की वापसी हो रही है, तो हाँ, कुछ वृद्धि हुई है केसेस में। जैसे लास्ट वीक हमने देखा था इंडिया के अंदर करीब 240 केसेस थे और इस वीक के अंदर वही केसेस बढ़ के 1000 के करीब हो गए हैं। तो ये वृद्धि, तो हम अगर बात करें वायरसेस की, जो कोल्ड और कफ के वायरसेस हैं उनमें भी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि कोल्ड और कफ के जितने भी वायरसेस होते हैं उनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, और कोविड हम जानते हैं पहले से ही ऐसा वायरस है जिसके अंदर म्यूटेशंस काफ़ी जल्दी होती हैं। नॉर्मल तौर पे ये म्यूटेशंस महीनों और सालों में होती हैं, लेकिन कोविड के केस में अनयूजुअल ये है कि कुछ हफ्तों में भी इसके अंदर म्यूटेशंस पाई गई हैं। सो ये म्यूटेशंस डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा है, जो कि करीब 2022 की बात मैं कर रही हूँ, पहली बार जनवरी विंटर का था जब ओमिक्रॉन का हमने वायरस पहली बार लगा था कि थर्ड वेव आ जाएगी। उस समय भी कोविड के केसेस कई हद तक बढ़े, लेकिन जितने भी केसेस थे वो माइल्ड केसेस थे, उनकी तीव्रता कम थी, लोगों को उससे नुकसान कम पहुंच रहा था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही थी, मौतें कम हो रही थी। सो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये केवल कोविड के लिए नहीं बल्कि हर वायरस के लिए सत्य है। बात रही कोविड की हिस्ट्री की, सो पहली बार अगर हम इसको देखें और ट्रेस करें, 2019 में पहली बार वुहान के एक शहर में, चाइनीज शहर में पाया गया था, जहाँ पे केसेस काफ़ी बड़े, ट्रैवल तब तक बंद नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे हर देश में बढ़ता गया, और वो जो वेरिएंट था वो ओरिजिनल वाइल्ड वायरस के नाम से जाना जाता है। 2021 में जहां हम बात करें, वहां पे हमने डेल्टा वेरिएंट देखा, जो कि काफ़ी तीव्र था, उसकी सीवेरिटी ज़्यादा मानी जा रही थी। और दूसरा कारण क्यों हमारे लोग इतने ग्रसित हुए, एक अहम कारण ये भी था कि उस समय हमारी पॉपुलेशन जो थी वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, स्पेशली जो 40 साल के से 50 के लोग थे या 30 से कम के लोग थे, वो बिल्कुल ही वैक्सीनेटेड नहीं थे। उस समय की रिकमेंडेशन ये थी कि पहले हम अपने बुजुर्गों को वैक्सीन दे दें, जो कि हमने प्रैक्टिकली देखा, क्योंकि बुजुर्ग जो भी वैक्सीनेटेड थे वो हमारे आईसीयू में आके भर्ती होके ठीक हो जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बेड की तरफ नजर दें तो यंगस्टर्स जो थे वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवा रहे थे, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी। अब विद गॉड्स ग्रेस हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है, एटलीस्ट उनको 2 डोजेज लगी हैं, कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, जो एक काफ़ी बेहतरीन तरीके की जो वैक्सीन है वो मानी गई है। और उसकी वैक्सीन की प्रोटेक्शन हमें हॉस्पिटलाइजेशन और मौत, ये दोनों चीज़ों से बचाता है। और जब भी किसी भी वायरस की वैक्सीन लगती है तो उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है मोर्टेलिटी प्रिवेंट करना, यानी मौत को प्रिवेंट करना, और हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशली आईसीयू का एडमिशन बचाना। तो दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। उसके बाद दौर आया जनवरी 2022 का, और इन बिटवीन अक्टूबर के टाइम पे भी हमने देखा कि कुछ केसेस हुए थे जहाँ से ओमिक्रॉन शुरुआत हुई थी जहाँ से। तो ये केसेस जो थे ये माइल्डर थे, लोग जल्दी जल्दी ठीक हो रहे थे, 5 दिन में लोगों के सिम्टम्स जो हैं वो सेटल हो रहे थे। और उसके बाद हमने देखा है कि क्रॉप्स में, यानी छोटे छोटे स्पाइक्स में जो हैं, कई बार कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं। इस बार भी हमने देखा है कि थोड़े बहुत कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सारे लाइनेजेस जो हैं, जैसे NB181 और NF7, जो कि करंट वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन के ही, वो सर्कुलेशन में पाए गए हैं। इन्हें NIV पुणे में टेस्ट किया गया है, जो INSA COG करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक लॉन्ग टर्म स्टडी है
जिससे जेनेटिक स्टडीज हम करते हैं ओमिक्रॉन के सब लाइनेजेस पे या कोविड के सब लाइनेजेस पे, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, यही लाइनेजेस पाई जा रही हैं। सो घबराने की आवश्यकता इस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। एक JN1 क्या था, जी। वो क्या है? JN1 ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जिसके सब लाइनेजेस हमारे आगे के और डिविजन्स है कि इनके जेनेटिक मटेरियल में किस जगह पे म्यूटेशंस है। सो बहुत ही इंट्रिकेट साइंस है, क्योंकि DNA किस तरह चेंज करता है, इसके ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे DNA के अंदर, जो कि 3 अमाइनो एसिड्स का जो अमालगमेशन होता है उसके अंदर यदि चेंजेस आते हैं तो उसी हिसाब से म्यूटेशंस हम ट्रैक करते हैं। तो ये जो आप नाम सुनते हैं ये उन्हीं म्यूटेशंस का नाम होता है कि किस एग्जैक्टली किस प्रोटीन के ऊपर ये म्यूटेशन आई है। मुझे लगता है आम लोगों के लिए समझना इतना मुश्किल है ये चीज़, और अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है। बट डॉक्टर साहब, अगर मैं इस समय अस्पतालों के हालात पूछूं, क्या हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हॉटस्पॉट्स कह दिए गए भाई, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड कर्नाटका, क्या आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं या डर का माहौल है, या जनरली प्रिकॉशनरी अब टेस्ट कराने आ रहे हैं? और जैसे इन्होंने इतने सारे जब वेरिएंट्स की हम बात करें, डेल्टा, ओमिक्रॉन और अभी वाले, क्या जिस पल्मनरी के उससे एंगल से अगर मैं कहूँ, सिम्टम्स कितने डिफरेंट हैं इन सबके? देखिए ऐसा है, अभी अस्पतालों में अगर हम देखें तो हाँ, सर्दी खांसी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। और उनमें से कितने कोविड हैं ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि हम यूजुअली कोविड उनका टेस्ट करवा रहे हैं जिनकी भर्ती हो रही है, जो अस्पताल में ICU में जो भर्ती हो रहे हैं। अच्छा। आमतौर पे हर मरीज को कोविड की पहचान करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो माइल्डर सिम्टम्स हैं, वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द वायरल फीवर, यस इट इज़ ऑन राइज, बट वो ही पैटर्न है, 2 से 3 दिन का, 4 दिन का बुखार है, 4-5 दिनों की खांसी है, फिर वीकनेस है, और फिर उसके बाद रिकवरी है, चाहे वो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ में हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। यूजुअली यही पैटर्न अभी तक हमें वो देखने में आ रहा है। ठीक। रही बात कि कोविड के कितने मरीज बढ़ रहे हैं और उसके क्या कुछ दुष्प्रभाव हैं, फिलहाल तो वो ऐसा देखने में नहीं आया है। जैसे हिंदुस्तान का ही अगर हम वाकया लें तो 1010 के करीब मरीज अभी तक हमारे पास रिपोर्टेड हैं, उसमें से 6 या 7 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। और बट वो भी दे आर मोर एट्रीब्यूटेबल टू दी कोमॉर्बिडिटीज एंड दी एज ऑफ द पेशेंट रादर देन टू दी कोविड डायरेक्टली। बेंगलुरु में आज मैं पढ़ रही थी, कोई 84 साल के बुजुर्ग की डेथ हुई है, लेकिन वो भी कोमॉर्बिडिटीज के कारण है। तो ये अभी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कोविड ऐसी कोई डेथ हमें हिंदुस्तान में या विश्व में देखने में नहीं आई है। और आगे फिर देखते हैं, है ना। इसमें मैं अगर बोलूं सिम्टम्स का एक बार थोड़ा सा, तो आप ये कह रहे हैं तो वो सामान्य सर्दी खांसी जुकाम के वो सिम्टम्स हैं। इट स्टार्ट्स विद सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कॉफ, फीवर, एंड फीवर कैन बी रियली हाई ग्रेड समटाइम्स, बहुत ज़्यादा फीवर भी हो सकता है, और एक सडन स्पाइक ऑफ फीवर आता है। इट्स नॉट कि 2 दिन में 3 दिन में बढ़ा है, वो आज अभी है और अभी नहीं था और अभी बहुत तेज है। ये आप नए वेरिएंट का बता रहे हैं? ये इसी तरीके के मोर और लेस सिम्टम हमें दूसरे वेरिएंट्स में भी देखने में मिलते थे और दूसरे वायरसेस में भी उसी तरीके के मिल रहे हैं। सिम्टम से इस वायरस को दूसरे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से डिफरेंशिएट कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। कोई ऐसी नई कहानी ये नहीं बता रहा है जब तक आप टेस्ट ही ना करा लें, जब तक हम टेस्ट ही ना करा, है ना। जो डेल्टा के भी जो सिम्टम्स थे वो शुरुआत तो इसी तरीके से होते थे, फिर उसके बाद 4-5वें दिन के बाद जाके चीज़ें बिगड़ना शुरू होती थी। यहाँ पर भी अभी वो उसी तरीके से शुरू हो रहे हैं, पर वो चीज़ें सुधर जा रही हैं, ठीक हो जा रही है। टेस्ट एंड स्मेल याद है, हम लोग सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि नॉर्मल वायरल में भी थोड़ा स्वाद तो मुंह का खराब होता ही है उस समय भी जी, लेकिन क्या वो टेस्ट और स्मेल का जो खौफ उस समय था कि अरे महक नहीं आ रही, स्वाद नहीं आ रहा, वो इसमें भी है अभी तक तो ऐसा हमने नहीं देखा है। अभी तक तो ऐसा हमने नहीं, मतलब जो कोविड पॉजिटिव भी हैं उनको भी टेस्ट और स्मेल उनको भी अभी ऐसे कोई लक्षण सामने आए नहीं। ये सामान्य सर्दी खांसी जुकाम का ही वो है। बस सिर्फ सावधानी हमें ये रखनी है कि अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो फिर उसका टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके हिसाब से हम दवाइयाँ भी देंगे। अच्छा, सेकेंड वेव जब आई थी तब बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, क्या अब इस समय जो खतरे में है, क्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब 3-4 साल हो गए उस चीज़ को, तो जो जब 12-13 साल का बच्चा था वो अब
16-17 साल का है, दे आर एट मैक्सिमम रिस्क राइट नाउ? देखिए, बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो जुवेनाइल होती है, यानी कि उसने सारे वायरसेस लाइफ में नहीं देखे होते हैं जितने अडल्ट्स ने देखे होते हैं। सो उनकी इम्यूनिटी फिर भी उस समय तक डेवलप हो रही होती है। इनफैक्ट अगर आप CDC की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें, कल ही उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों की वैक्सीनेशन ये रिकमेंडेशन से निकाल दी है। अच्छा। तो बच्चों को वैक्सीन लेने की जहां तक मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कफ कोल्ड के वायरसेस भी उनके लिए नए होते हैं। जितनी भी म्यूटेशन वायरसेस में होती है, कफ कोल्ड के बहुत ज़्यादा म्यूटेट करते हैं और हर साल नए वायरस आते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर सर्दी खांसी का वैक्सीन बच्चों को दे। ओवर वैक्सीनेशन भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। सो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार रखना, अपने सैनिकों को लड़ने के लिए हर समय प्रेरित करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बच्चों के केस में मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ इस समय हमारे स्कूल बंद है, जो कि अच्छा टाइम है हमारे लिए सिचुएशन को समझने के लिए। हमारे यहाँ पे समर वेकेशंस चल रही हैं। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ रिकमेंडेशंस लानी चाहिए, उस समय को स्टडी करने के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। सो यदि केसेस बढ़ते हैं, उस हिसाब से प्रिवेंशन के मेजर स्कूल में किस तरह आने चाहिए, उसके लिए हमें कुछ तैयारी रखनी पड़ेगी। आपकी ओपीडी की क्या हालत है इस समय? देखिए, ओपीडी की हालत ये है कि अनयूजुअल, मुझे खुद जबकि हमारे पास ये न्यूज़ नहीं थी कि सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे अनयूजुअल ये बात लग रही थी कि यूजुअली जो इन्फ्लुएंजा के केसेस है इस समय पे नहीं आते हैं। सो ये जो समय है बिफोर मॉनसून, हाँ वो ज्यादातर सीजन चेंज के टाइम आता है, जैसे वो अक्टूबर नवंबर जब अचानक ठंड आती है तब ये होता है। सो मेरे दिमाग में ये सवाल जरूर था कि ये इन्फ्लुएंजा तो नहीं है, ये कोई और वायरस है सर्कुलेशन में, जो कि ये ज्यादा केसेस हम देखने में आ रहे हैं। लेकिन सारे केसेस जो हैं फॉर्चुनेटली माइल्डर हैं। ओपीडी में जब मरीज आते हैं तो वो सबसे पहला सिम्टम जो बताते हैं कि गले में दर्द हो रहा है, गला पकड़ रहा है, गले में जकड़न है, कंजेशन है, और उसके सिवा लो ग्रेड फीवर 9900, एक दिन का बुखार, सर्दी खांसी थोड़ी बहुत, और बॉडी एक्स लोग ज़रूर टिपिकली बता रहे हैं। लेकिन स्मेल का बिल्कुल ही चले जाना, ये टिपिकली हमने इस वाली लहर में नहीं देखा है, जो कि ओमिक्रॉन 2022 का एक टिपिकल फीचर था कि उस समय आपकी जो महक है वो नहीं जा रही थी। तो मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है कि माइल्डर इन्फेक्शंस इसी तरीके के हैं कि आपकी जो नॉर्मल वायरसेस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा के हैं, उसी से मिलता जुलता एक इन्फेक्शन है जो पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि हमारे वोकल कॉर्ड, जो साउंड बॉक्स यहाँ पे होता है, उसके ऊपर रहता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स यदि आते हैं, जिसमें कई बार हम उनको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उन केसेस में ज़रूर हमें टेस्टिंग रिकमेंडेड है। वो एक जनरल प्रिकॉशन और एडवाइजरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हर साल सारी के केसेस में हम इन्फ्लुएंजा वायरसेस और कोविड वायरसेस दोनों को टेस्ट करते हैं। सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यदि प्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के केसेस में अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जनरली हम टेस्टिंग सब लोगों में नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अभी आप लोग मेडिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे अभी ये आया है, अब ये भी नहीं पता कि नॉर्मल सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा है या कोविड भी हो सकता है, तो इमीडिएटली क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? इन जनरल वायरल फीवर्स जो भी हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। लोग नॉर्मली पेन किलर, एंटी एलर्जिक, जितना भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करना होता है, और बाय एंड लार्ज उसी से पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। वी जस्ट अलाउ द बॉडी टू हील बाय इटसेल्फ, राइट? यस, चूंकि कोविड में पिछली बार हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स में वो सीवियरिटी आ सकती है, तो देर आर सम सॉर्ट ऑफ एंटीवायरल्स दैट आर अवेलेबल टू अस, विच आई वुड सजेस्ट कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हो और पहले 48 घंटों में जिनका कोविड टेस्टिंग होके पॉजिटिव आ गया है, उनमें वो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे जैसे हमारा समय निकलता जाएगा, उस एंटीवायरल जो मेडिसिन है उसकी इफिकेसी भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो तब काम करती है जब वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है। जब वायरस रेप्लिकेट कर चुका है और डैमेज कर चुका है, तब अगर वो दवाई दे भी दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले 48 घंटों में या 72 घंटों में जबकि वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है, तब उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, अगर हमें मालूम है कि ये कोविड है और अगर पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ है।
बट वो भी मैं कहूँगा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है तभी हम उसका उतना उपयोग करें, क्योंकि हर चीज़ का अपने साइड इफेक्ट्स तो हैं ही। कोविड-19 की वापसी अंदर एक इतना एक फियर जुड़ गया है उसके साथ, एक वो मुझे लगता है। तो सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप लोग क्या कहेंगे लोगों को? कि मुझे नहीं लगता कि सेल्फ मेडिकेशन की कोई रूल है, कोविड को छोड़िए किसी भी बीमारी में, बट हम लोग ज्यादातर वही करते हैं। हाँ, किसी भी बीमारी में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं ये बेसिकली टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर टॉक्सिन्स। ये किसी ने वायरस को सही, बैक्टीरिया को सही, फंगाई को सही, ये मार रहे हैं, राइट? तो अगर ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई को मार रहे हैं तो आपके सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सो दीज आर टॉक्सिन्स, राइट? ऑल्दो इतनी कम मात्रा में हैं और इतने परिष्कृत मात्रा में हैं कि वो सिर्फ उस पर काम करेंगे और आप पर कम प्रभाव करेंगे, बट दे डू कॉज अ प्रॉब्लम। जैसे सामान्य सर्दी खांसी में आपने देखा होगा कि इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग हर रोज देखते हैं, मैडम भी देखती होंगी कि मैं आया, पहले मैंने एजिथ्रोमाइसिन खा ली, 5 दिन का तो वो कोर्स हो गया, उससे फायदा नहीं पड़ा, तो फिर मैंने लीवोफ्लॉक्सासिन ले ली, फिर मैंने ऑगमेंटिन ले ली। ये तो सारी चीजें वो जैसे केमिस्ट की दुकान की बजाय वो किराने की दुकान से ये सारी चीजें खरीद के लेके आ रहे हो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हर एंटीबायोटिक जो आपके शरीर में जा रही है वो आपको दुष्प्रभाव दे रही है। फायदा तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बट वो दुष्प्रभाव बहुत दे रही है आपके शरीर में। वैसे भी चूंकि आपने ये एडल्ट्रेटेड मेडिसिन और उसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर इतनी सारी एंटीबायोटिक्स वैसे भी जा रही हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इसके माध्यम से, खाने के माध्यम से जा रही हैं। ये जो पशुधन है जिनको कि एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो पोल्ट्री है उसको एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं। दे आर नॉट रिकमेंडेड माइंड यू, बट पीपल आर यूजिंग दिस। और वो एंटीबायोटिक उनके शरीर से दूध में होते हुए हमारे दूध, अंडे, सब कुछ सभी चीजों में हमारे शरीर में जा रही हैं। अब वो हमारे शरीर में आके बैठ तो गई, हमारे जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया जो थे वो उनसे एक्सपोज तो हो गए, और हमारे शरीर ने शायद उन बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत नहीं सीखी होगी, बट उन बैक्टीरिया ने इन एंटीबायोटिक्स से लड़ने की ताकत सीख ली, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ये या म्यूटेशन, राइट? तो अब जब मुझे वाकई में इन्फेक्शन होगा, अब जब मुझे वाकई में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, तो वो दवाइयां काम नहीं करेंगी। इंडिया हैज गॉट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। So this is a very harsh fact. ये बहुत ही एक लोगों को नहीं पता ये बात। ये बहुत ज्यादा है। तो अगर जितने भी बहुत एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। एंटीबायोटिक, आपका जो सर्दी जुकाम है दैट इज नॉट अ सिंड्रोम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन डिफिशियंसी। बात समझ रहे हैं? वो आप जब अगर ये वायरल है तो एजिथ्रोमाइसिन आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा। आप खाम में वो अपने शरीर को उन दुष्प्रभावों में डाल रहे हैं। तो जहां तक बात रही सेल्फ मेडिकेशन की, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड थ्रू यू टू योर व्यूअर्स, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट हार्म योरसेल्फ। ये बहुत खराब चीज है, आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, और उससे फिर जब आपको वाकई में जरूरत पड़ेगी तब ये दवाइयां काम ही नहीं करेंगी। ये सब ये कोविड के समय आ गई थी ना दवाइयां, घरों में सब हर घर में पहुंच गई हैं। अब जब थोड़ा सा लगता है तो ले लेते हैं। अच्छा, कोविड के समय से पिछली बार का एक और चीज जो मैंने देखा है, हर किसी के घर में एक स्टीमर है। हाँ, राइट? और वो ऑक्सीजन वो भी है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप घर में खाना गर्म करते हैं तो क्या प्लास्टिक कंटेनर में माइक्रोवेव में रखते हैं? क्या नहीं रखते, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, राइट? और वो स्टीमर क्या है? वो प्लास्टिक का है, और उसमें हम गर्म नहीं कर रहे हैं, हम सुपर हीट कर रहे हैं, और उसको फिर उस पानी को, और उसको डायरेक्टली हम अपने वल्नरेबल टिश्यू, लंग टिश्यू के अंदर उसको इनहेल कर रहे हैं, और डीपली इनहेल कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? बट क्या करें, स्टीम तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टीम लीजिए। स्टीम लेना है तो कन्वेंशनल तरीके। एक कटोरी लीजिए स्टील की या पोर्सिलिन का बाउल लीजिए, उसमें एक खौलता हुआ पानी चाहिए। आपको इतनी हॉट स्टीम नहीं लेनी है,
अगर आपने हॉट स्टीम अंदर चली गई तो वो जो फायदा है वो तो ठीक है, इट विल स्कैल्ड यू, इट विल बर्न यू, स्पेशली बच्चों के। स्पेशली बच्चों के लिए, दे रहे हैं सबके सब। विच इज बैड। एक कटोरी लीजिए, उसमें खौलता हुआ पानी डालिए, उसकी जो हल्की नम और आर्द्र हवा है, यू नो, वार्म एंड ह्यूमिड, हॉट नहीं, वार्म एंड ह्यूमिड, वो अपनी नाक उसके ऊपर लेके जाइए और गहरी सांस लीजिए, एक तरफ की नॉस्ट्रिल बंद करके। जब आप ऐसे करेंगे तो प्रेशर से आपके जितने भी ये जो वार्म एंड ह्यूमिड एयर है, दिस विल मेक दीज प्लग्स सॉगी एंड विथ योर प्रेशर यू विल क्लीन द एयरवेज, दैट्स इट। और हमने इतने सारे वो जो तो और टावल स्टीमर्स लगा है, के पूरी इतनी गरम ले लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी कोई स्टडी है, but I don't know how much damage have we created in individuals' lung by giving this steamer. मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि हम प्लास्टिक के कंटेनर में खाना गर्म नहीं करते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाएंगे, टॉक्सिन्स आ जाएंगे, ये चीज ठीक नहीं है। हमने प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो पानी की वो उसको अलग कर दी, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्लास्टिक में पानी को सुपर हीट कर रहे हैं। और वो दिखता है, वो प्लास्टिक की क्वालिटी भी बड़े सस्ते होते हैं आजकल, तो स्टीमर्स Obviously. बहुत सस्ते होते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ी हाई ग्रेड प्लास्टिक है वो, कोई फूड क्वालिटी। ये देखिए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी आज घर बात जाइए, है। वो प्लास्टिक का कंटेनर अपने ड्राइववे में रखिए और उसके ऊपर कार चढ़ा दीजिए, ठीक है, मैं तो आज यही करूंगी। और उसका वीडियो आप सब जगह भेज दीजिए। दिस इज एब्सोल्युटली हैजार्डस, वेरी हार्मफुल। पुराने जमाने में जो लोग करते थे, स्टील की पतीली में स्टील पूरा की पानी पतीली। गर्म बिल्कुल। किया, उसको उसी से नहीं उससे आप कर लीजिए ना, ठीक है ना। ये आज वो एक वाइडर बहुत स्पेस important है, वो उतना कंसंट्रेटेड आपको ब्लास्ट ऑफ स्टीम नहीं भी नहीं आता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर आप गृहिणी हैं, किचन में जाते होंगे, जब भी कभी आपने वो पतीले, वो उबलते हुए पानी का वो खोला, तो उसकी जो भाप आती है उससे हाथ जल जाता है। अब ये स्किन, ये त्वचा भगवान ने इसलिए बनाई है कि ये गर्म चीज को पकड़ ले कुछ हद तक, पर ये जो नाक के अंदर जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, issues हैं सारे। ये भगवान ने इसलिए नहीं बनाया है कि इसमें ऐसी खौलती हुई एयर अंदर जाए, ठीक है ना। सो वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन, मतलब एकदम, इट्स अ वेरी बिग टिप। हाँ, ये बहुत बड़ी टिप है। अब थोड़ा वैक्सीन की बात करते हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कितने डिबेट्स, कितनी चर्चाएं इन पर हुई हैं, मतलब एंडलेस है ये। आज अगर नाउ टुडे व्हेन वी लुक बैक, 2-3 चीजें होती हैं, क्योंकि एक तो क्या है, बहुत बड़ा ये शुरू हो गया था, अभी तक चलता है कि आप बहुत यंगस्टर्स में जो हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, 30-35 साल के, और तुरंत बात होती है कि ये जो कोविड की वैक्सीन ली गई थी, इसकी वजह से देश में इतने जाने जा रही हैं। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है, मेरा एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब जितने अब ये नए वेरिएंट्स आएंगे, क्या हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत है, या क्या जिसने वैक्सीन ली हुई है वो ज्यादा सेफ है कंपेयर टू जिसने नहीं ली है? 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ये जो आप बता रहे हैं, यंग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोविड हैज डेफिनेटली चेंज्ड द वर्ल्ड, हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, ये तो डेफिनेट है। और बहुत हेल्दी लोग, हम सुनते कोई रनर जी, था, जी। बड़ा फिट था और हार्ट अटैक हो जी। गया है। तो वो उसने डेफिनेट चेंज तो किया है, डेफिनेट चेंज इन बॉडी डायनामिक्स भी किया है, वैक्सीन ने भी कुछ हद तक तो प्रभाव दिया है, बट कितना है, क्या है, इसके हमारे पास कोई अध्ययन अभी नहीं है। मतलब कोई नुकसान वैक्सीन से हो रहा है, वी डोंट नो। वी डोंट नो। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बिकॉज चेंजेस तो हमको दिख तो रहा है, पर क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है, इसकी डेटा हमारे पास नहीं है। whatever the reasons may be, but people have not studied this. दूसरी चीज ये है कि वो जो 2 साल जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, राइट, वो उसने भी बहुत नुकसान किया है। यू नो, जब हमारा आना जाना बंद हो गया और सब अंदर ही अंदर रहे, मास्क ने भी, मतलब इट्स नॉट दैट मास्क कैन सेव यू, मास्क कैन हार्म यू। पूछना चाहती थी, कितना सफोकेटिंग लगता है कई बार मास्क पहने रहने से। मास्क एक तो सफोकेटिंग लगता है, और दूसरी चीज ये है कि उसका जो उपयोग करने का तरीका है, जैसे N95 मास्क हैं, यू नो, पीपल वुड यूज दिस 1 N95 मास्क फॉर वीक टुगेदर। एक मास्क जो है एक हफ्ते तक वो चलाते हैं, विच इज
एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक नॉट शेल्फ लाइफ बट उसकी यूजेबिलिटी की भी लाइफ है। आपने एक बार लगा लिया तो वो 4 से 6 घंटे के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद N95 को आप कॉन्स्टेंटली अगर टच करते रहेंगे तो वो उसकी इफेक्टिवनेस को कम करेगा। जब आप बात करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं और उसके साथ जो ह्यूमिडिटी जाती है, दैट मेक्स दिस वेट, राइट, मास्क, तो उससे भी उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाती है। तो आपको एक बार वो मास्क आपने पहना, उसके बाद आपको हाथ नहीं लगाना है। 4 से 6 घंटे में, 8 घंटे में आपको वो मास्क चेंज करना है। इट शुड बी टाइट फिटिंग, स्नगली फिटिंग। दैट इज N95 व्हेन you are in a highly infected area or you are a healthcare professional. नॉर्मल मास्क जो हैं, अगर हम उनको लगाते हैं तो वो नॉर्मल मास्क भी आपके जो डस्ट पार्टिकल और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, नॉट नेसेसरली वायरसेस बट जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, उनको वो प्रिवेंट करता है। बट ये मास्क डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो खुद में इन्फेक्टेड हैं, राइट। तो ये मास्क अगर आपने पहना है, इफ यू आर इन्फेक्टेड, सिंपल सर्जिकल मास्क जो वाले होते हैं, जो सिंपल सर्जिकल मास्क है और जो कॉटन मास्क हैं, राइट, होममेड कॉटन मास्क भी बहुत चल रहे हैं, विच आर वेरी गुड। एंड आई थिंक patients, those who are suspected of having COVID or forget about COVID, any viral infection, or those who are having cough and breathlessness and running nose, they should wear this, ठीक है ना। वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको पहनना चाहिए। कहीं पे भी भीड़ में अगर जा रहे हैं तो उसको अगर पहन लेंगे तो उससे 2 चीजें होंगी। एक तो जब वो बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो उनके रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं वर्ड को, स्टे अवे फ्रॉम मी, राइट। तो आप मेरे पास मत आइए प्लीज, इट इज बेटर फॉर यू। जिम्मेदारी निभा रहे अपने वो तो उस लिहाज से वो कॉटन मास्क पहनना एक अच्छी चीज है, ठीक है ना। बट उसकी भी एक साइकिल ऑफ वॉशिंग होती है, ठीक है ना। आप उसको, उसी मास्क को एवरी डे तक नहीं पहन सकते हैं। उसको 6-8 घंटे आपने पहना या बाहर जा रहे हैं तब आपने पहना, वापस आके उसको धो दीजिए। जो कॉटन मास्क है या सर्जिकल मास्क है उसको चेंज कीजिए, and then keep on reusing that mask after washing. Coming back to heart attacks, आपको लग रहा है कि ये सब चीजें भी फैक्टर्स थे इसमें जो ये सारी चीजें भी काफी हद तक इसमें कुछ रोल तो उन्होंने किया ही है। अब एग्जैक्टली कोविड ने कितना किया है और एग्जैक्टली वैक्सीन ने कितना किया है उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। बट ये देख के इतना तो समझ में आता है कि नॉर्मल नहीं है कि कोविड ने कुछ ना कुछ तो मेडिकल साइंस में चेंज तो किया है, विच वी आर येट टू palpate, which we are yet to figure out why it is. देखिए ICMR ने इसके ऊपर स्टडी करी थी कि कितने ये जो कोविड के टाइम पे केसेस आए जिसमें हार्ट अटैक्स हुए, इसमें कितना सच्चाई थी, ये वैक्सीन की वजह से थी या डिजीज की वजह से थी। एक पिन पॉइंट तरीके से बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस समय ये पाया गया कि ये डिजीज के कारण, यानी कि जो डिजीज की प्रोसेस है उसके अंदर वायरस हमारे अंदर खून के थक्कों को बनाने की प्रवृत्ति बढ़ा देता है, यानी कि प्रोकोगुलेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर है बॉडी का वो बन जाता है। सो डिजीज वायरस की वजह से, वैक्सीन की वजह से नहीं, वैक्सीन की वजह से भी हो रहा है, जो कि ज्यादा जो फोकस आया था वो कोविशील्ड के ऊपर आया था। सो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, डिजीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका डिसेक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जितने भी लोग थे इन्होंने वैक्सीन भी ली थी और इनको डिजीज भी हुई थी। सो इसको आप डिसेक्ट इतने प्रिसिशन लेवल पे नहीं कर पाएंगे। मोटे तौर पे जो हमने उस समय पाया स्टडीज के अंदर कि वैक्सीन आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तीव्रता बचाने में, आपको मौत से बचाने में, और इसके लेने के फ़ायदा जो है वो आपके सिम्टम्स या जिसको हम रिस्क बेनिफिट रेशियो कहते हैं, सो रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। सो यही मैसेज आज तक भी है। ये केसेस जो हार्ट अटैक के हैं केवल वैक्सीन से, केवल कोविड के वायरस से ही बढ़े हैं या हम और सतर्क हो गए हैं इन केसेस को सामने आने में? क्योंकि पहले भी हमने देखा है बैठे बैठे किसी को कुछ हो गया और ये रिपोर्ट नहीं हो पाते थे। ये जो फिट लोगों के साथ हो रहा है ना जी, जिनको हम फिजिकली फिट मानते हैं, जितने भी फिट लोग होते हैं इनके कार्डियक अरेस्ट के कई कारण होते हैं। कई लोगों की जो हार्ट की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं क्लॉट के कारण।
कई लोगों की हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होती है, और जिनकी इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होती है उनके कारण अलग होते हैं, उनके अंदर कोई और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट करता है। यानी कि जो हमारा जो ऐसे नोड होता है हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसके डिसफंक्शन के कारण भी ये केसेस पाए गए हैं, और इसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। आजकल आप देख रहे हैं, मैं पर्सनली जिनको जानती हूँ, जी जी, इसमें है ना एक चीज का और बहुत बड़ा योगदान है, कितना और कहाँ तक ये कहना मुश्किल है, बट ये जो सप्लीमेंट्स की आजकल बाहर जो मैं वही पूछने वाली थी कि फिटनेस के लोग ये जो बाढ़ आई है सप्लीमेंट्स की, हम कुछ भी उठा के खा ले रहे हैं। मिलावट का जमाना है, प्रोटीन पाउडर तो हर कोई मिलावट जिम भी जा रहा है, जो और जो अब उसमें सिर्फ इतना है कि जैसे ही आपने बोला कि ये थेरेप्यूटिक नहीं है, ये सप्लीमेंट है, तो आप ये यूएस एफडीए और डीजीसीआई इसके परिवेश से आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप ये बोलते हैं खाद्य पदार्थ है तो खाद्य पदार्थ है, बट वो अगर आप उसको बोलते हैं इफ इट इज अ ड्रग, देन वो सारी स्टडीज आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो करते भी हैं और उसको मॉनिटर भी किया जाता है। बट ये जो सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े कैनिस्टर में भर के हम उनको खा रहे हैं, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद या हेल्दी चीज है। हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ तो कर रहे हैं। एक और पैटर्न अगर आप नोटिस करें, जिनका मैंने पर्सनली सुना, ऐसा सुना कि भाई वो रनर था, रन खत्म करके बस पहुंचा, या साइकिलिस्ट था, साइकिलिंग खत्म की 15-20 किलोमीटर चलाया, या आजकल आप वीडियो वायरल जो देख रहे हैं कि वो डांस कर रहा है स्टेज पे, वो व्यक्ति या कोई लड़की महिला डांस करते करते अचानक कोलैप्स हुआ, और एकदम मतलब ऐसा लगता है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज से ट्रिगर हो रही हैं क्या ये मौतें? सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हैं विदाउट टेकिंग रेस्ट और विदाउट गिविंग एनी रेस्ट टू द बॉडी, वो रेकमेंडेड नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जहां हम बात कर रहे हैं, जो कि जिम में की जाती है, जहां पे आप वेट्स उठाते हैं, सो वो ग्रेडेड अमाउंट में होना चाहिए। कई बार हमने देखा है लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट शुरुआत से ही उठाने लगते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी को आपको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति को जो हैवी जिमिंग करते हैं, जो हैवी ड्यूटी जिमिंग के लिए जाना चाहते हैं, हैवी ड्यूटी रनिंग के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी कार्डियक हेल्थ को एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोगों में पाया गया है कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स थे जिनके कारण ये कार्डियक से रिलेटेड जो डेथ्स हैं, जो मौतें हैं, वो हुई हैं। तो अपने आपको एक बार चेक करा के ही इन चीज़ों में जाइए। बल्कि कई लोगों को हमने देखा है कि विदाउट ट्रेनिंग भी वो एथलेटिक एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, मैराथन रन करते हैं, वो बिल्कुल ही रेकमेंडेड नहीं है। सो चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि आप हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं। और जहाँ तक हो सके नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल प्रोटीन का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर कितनी कैलोरी है, उसका कंटेंट क्या है। ये हम लोगों में इतनी अभी तक भी वो जो कहते हैं ना जागरूकता, वो नहीं है कि हम पढ़ लें कि इसके अंदर है क्या। लेबल, रीड द लेबल तो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों ही वैक्सीन को पूरी तरह से ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं जी कि बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकली कि किस तरह प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन कितना ड्रास्टिक इफेक्ट आया है। वैक्सीन के बाद ही जो है आईसीयू के एडमिशंस कम होने लगे, लोगों की मौतें कम हुई। कंपैरिजन के लिए हमारे पास वो बुजुर्ग थे जो वैक्सीनेटेड थे और वो यंग लोग थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। जो यंग लोग थे वो उनकी मौतें हो रही थी अनफॉर्चुनेटली डेल्टा के टाइम पे, और वही डेल्टा जब इन बुजुर्गों पे असर करता था तो इन्हें इतना जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो रहा था। सो वैक्सीन ने फायदा तो दिया है बहुत ज्यादा, लेकिन इसी बात पे बूस्टर की भी बात आती है कि तो अब क्या बूस्टर लगवाना है। सो बूस्टर जो है हमारे पास अभी अपडेटेड बूस्टर नहीं है। जितनी प्रोटेक्शन हमें 2 डोजेस से मिली है और उसके बाद एक इन्फेक्शन, बूस्टर आई थिंक 2022 में, ओमिक्रॉन के बाद तो था बूस्टर, ओमिक्रॉन के बाद प्रिकॉशन डोज के नाम से आया था। तो अभी वही है, दैट वाज ऑप्शनल, दैट वाज ऑप्शनल, हाँ वो मैंडेटरी नहीं था, वो प्रिकॉशन डोज के नाम पे आया था। मुझे लगता है कि बूस्टर अभी पहले तो ICMR जैसी जो संस्थाएं हैं और जो NIV पुणे जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस पर रिसर्च करेंगी, वो अपनी गाइडलाइंस देंगी, सरकार की तरफ से वो गाइडलाइंस आएंगी, विश्व भर में आएंगी, और आई थिंक इट इज सेन टू से दैट वी शुड फॉलो दी गाइडलाइंस रादर देन हैविंग आवर ओन पर्सनल बिलीव्स एंड गाइडलाइंस।
तो हम उन गाइडलाइन का इंतजार करते हैं जब एज एंड व्हेन वो आएंगी, क्योंकि अभी जो भी वैक्सीन अगर मार्केट में है भी तो वो इस स्ट्रेन को तो कवर नहीं कर रही है। ओके, Right? जो अभी आया है, जो अभी आ रहा है, जो हमारा जो सीजनल 181 ये सारे अल्फाबेट्स और उनकी जगलरी है, हाँ, तो वो कम से कम इस वायरस को तो अफेक्ट नहीं कर रही है। जब जैसे ही वो हमारे पास ऐसी वैक्सीन आएंगी जो कि इस वायरस को अफेक्ट करेंगी और हम ये देखेंगे कि ये वायरस हमें बहुत नुकसान दे रहा है और इसलिए इसको वैक्सीनेट होने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे गाइडलाइंस आएंगी और फिर हम उनका पालन करेंगे। मुझे बताइए, तो ये तो अब क्या ये कांस्टेंट बैटल शुरू हो गया है कोरोना या मतलब कोविड के साथ हम लोगों का, कि हर 1-1.5 साल में 2 साल में हम सुनेंगे कि अब नया वेरिएंट आ गया है, अब क्या वो मतलब इज इट द न्यू, जैसे न्यू नॉर्मल आजकल बहुत चल रहा है, इज कोविड द न्यू नॉर्मल? ये बैटल्स आपके हर वायरस के साथ है, इट्स नॉट ओनली कोविड। सो इससे पहले उतना ज्यादा उसको इन्फ्लुएंजा के वायरसेस थे, इन्फ्लुएंजा का H1N1 आज कल भी अगर हम देखें, पिछले जनवरी की बात कर रही हूँ मैं 2025, उसमें भी कुछ लोग हमने देखे जिनको ARDS जो मैं बता रही हूँ, जो निमोनिया होता है हमारे अंदर लंग्स के अंदर, उससे कई लोगों को एक्मो की जरूरत पड़ रही थी, यानी हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ रही थी। सो H1N1 के केसेस भी बीच बीच में स्पाइक करते हैं, जो कि पैंडेमिक की एक निशानी है और हर वायरस की निशानी है। सो कोविड को भी हमें एक नया नॉर्मल समझ के इसी तरीके के वायरसेस के साथ इसको क्लब करके, जैसे डॉक्टर साहब भी हम बात कर रहे थे पहले कि कुछ ऐसी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बननी चाहिए जिसमें कि हमें इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों के वेरिएंट्स को मिला के हर साल एक नई वैक्सीन, अपडेटेड वैक्सीन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें बनानी पड़े, सो वो एज बूस्टर एक्ट करे। देखिए, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम इसके बारे में बात ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वही डेल्टा का खौफ है, राइट? इसके पहले हमने इतने बर्ड फ्लूज देखे, इतने स्वाइन फ्लूज देखे, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ एक छोटी सी समाचार आता था, इतनी बतखों को मारा गया, इतनी पिग्स को मारा गया, है ना? तो वो क्या था? वो भी तो उसी तरह का वायरस था। वो तो we are realizing that this is a new normal now, or we are forced to realize that this is a new normal now, but it has been there for centuries. और ये जो इनकी पेंडेमिक की जो साइकिल्स हैं, ये 100 साल की जो साइकिल है, वो 1920 में आया, फिर 2020 में आया, अब 3020 में आएगा। इतना पैटर्न जो रिपीट होता है, उसके बीच में अलग अलग वायरसेस के, कभी H1N1 का आ गया, कभी स्वाइन फ्लू का आ गया, कभी किसी का आ गया, ये सारे स्पाइक्स जो हैं वो आते रहेंगे और ये हमारे लिए देश से बाहर से ही आते हैं। जी, और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी करना चाहूंगी, चाइना सो ये ग्लोबल वार्मिंग का पार्ट है। आपने अपने साइंस की किताब को याद करिए, उसमें लिखा था कि इस साल में 2050 में ये सब वायरसेस सतर्क एक्टिव होने की संभावना है, क्योंकि ये सारे वायरसेस ग्लेशियर्स में जो फंसे हुए थे, बैक्टीरिया फंसे हुए थे, ये डिजीजेस वहाँ पे फ्रीज होके रुके हुए थे, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आइस पिघलती है उससे ये रीसर्कुलेशन होने के चांसेस हैं। सो इन एनी इवेंचुअलिटी हमें अपने आप को हर समय तैयार रखना है, और हमारे आर्मर वही है। आर्मर यानी कि हमारी प्रोटेक्शन वही है। यदि क्राउडेड स्पेस में आप जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, एक सर्जिकल मास्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यदि क्राउडेड प्लेस में आप अवॉइड करें जाना, एयर फ्लाइट्स जो आप लेते हैं, फ्लाइट्स में रीसर्कुलेटेड एयर बहुत होती है, उस समय मास्क का पहना एक हैबिट बना ले कि स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कितने तरीके के वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। सो ये चीज अपने अंदर लाना, अपने हाथों को साफ रखना, रेस्पिरेटरी एटिकेट रखना, कॉमनली इन जगहों पे स्नीज ओपनली नहीं करना, एक रुमाल का इस्तेमाल करना, कोनी का इस्तेमाल करना और हाथों को धोना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी को और मैं ऐड कर दूं, प्लस ईटिंग वाइजली, राइट, एंड पानी का अच्छी तरह से पीना, हाइड्रेशन सबसे बड़ा इम्यूनिटी का सोर्स हमारा सामान्य पानी है, राइट? खाना, साफ पानी, जो जितनी भी चीजें हम नेचुरली खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। दे से योर प्लेट शुड बी अ रेनबो, राइट? उसमें अलग अलग कलर्स की सब्जियां, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? हमारी जो होमोसेपियंस है 10,000 साल की, ये सारे सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ और मेडिसिन ये 100 साल का है,
ठीक है ना। 10,000 साल से भी इंसान बहुत अच्छी तरक्की कर रहे थे, बहुत अच्छी इवॉल्व कर रहे थे, जीवन जी रहे थे, है ना। और हमने उनके ऊपर ये थोप दिया। वी आर नॉट डिजाइंड टू टेक ऑल दिस। जो जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे हुए हैं, the human body is not designed for this. Human body is not designed to sit on the chair. The human body is designed to sit on the floor, right? तो वो जो हमने अपने चेंजेस किए हैं उसके दुष्प्रभाव तो हैं। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, जो वायरल इन्फेक्शन जो आ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब उसी के दुष्प्रभाव हैं, राइट। तो हमें नेचुरल खाना है, ठीक है ना। सो फूड जो है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी नेचुरल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल, राइट। जो इतने सालों से अगर उस लोकेलिटी में, उस जियोग्राफी में, अगर उतने सालों से, उतने दशकों से, सदियों से अगर वो उस तरह का भोजन खाते आ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो उस जियोग्राफी में वो ही भोजन सबसे अच्छी चीज है, वो सबसे सही। सो इट शुड बी लोकल, इट शुड बी सीजनल, इट शुड बी ट्रेडिशनल, राइट। तो एंड इट शुड बी कलरफुल। आप लाल टमाटर लें, हरा खीरा लें, ऑरेंज लें, ये ऑल दीज यू कंज्यूम दैट इन एडिक्वेट अमाउंट। दूसरी चीज पानी पिएं, और तीसरी चीज हल्की फुल्की एक्सरसाइज एवरीडे करें, योगा करें, जिमिंग करें, रनिंग करें। एक अति सर्वत्र वर्ज्य, राइट, बट छोटी छोटी मात्राओं में, मॉडरेशन में हर चीज करें। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होगी उतनी ज्यादा आप वो बाहरी ताकतों से बचेंगे, जैसे वो हमारा आयरन डोम ने अभी हमें बचाया उस तरीके से। देखिए, आपकी बात सुनकर मुझे एक थॉट आया। आप दोनों लंग्स स्पेशलिस्ट हैं। जब हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं या इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिस पोल्यूशन में हम महानगरों में रह रहे हैं, आप दोनों दिल्ली में डॉक्टर्स हैं, ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को कितना खराब कर रहा है, ये जो जिस माहौल में, वातावरण में रह रहे हैं। बहुत ज्यादा इज द आंसर, उसमें कोई दो राय नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। वो बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। मतलब इन्हीं बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता शायद बेहतर हो सकती होती अगर हम इतने पोल्यूशन में नहीं जी रहे होते। हाँ। ये भी काफ़ी हद तक सही है। हालांकि ये बात अलग है कि जो अमेरिका और यूरोप में जो लोग रहते हैं और जो इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, वहां पर भी उतनी ही डेल्टा वायरस में डेथ देखी गई। बट दिस इज जस्ट वन एक्सेप्शन, राइट। डेल्टा वायरस वाज जस्ट वन एक्सेप्शन। बट उसके अलावा भी अगर आप देखें, अगर इन वायरल इन्फेक्शंस को हटा के भी अगर आप देखें, तो ये जो पोल्यूशन है ना, ये हमें बहुत प्रभावित कर रहा है, हमारे हर अंग को प्रभावित कर रहा है, हमारे हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को प्रभावित कर रहा है, स्ट्रोक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा रहा है। उसको भी अगर हम छोड़ दें तो हमारी चिड़चिड़ापन, जो हमारी रेस्टलेसनेस है, जो हमारी एंग्जाइटी है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। जो एयर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, जो साउंड पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन, जो फूड पोल्यूशन है, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी इन शॉर्ट ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बहुत ही ज्यादा गिरा रहे हैं। ना केवल ये, जो एक गर्भवती महिला में जो बच्चा पल रहा है, उसके अंदर भी ये टॉक्सिन्स जाते हैं, जो कि जेनेटिक चेंजेस भी देखी गई हैं कि बच्चों में हो सकती हैं। और यहीं से जीन्स बनते हैं कि आपकी प्रवृत्ति हार्ट अटैक के लिए बढ़ जाती है व्हेन यू कम इनटू द एडल्ट लाइफ। सो ये चीज़ें काफ़ी हार्मफुल हैं। इनको काउंटर करने के कुछ तरीके हैं। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। सो सबसे बेहतर जो आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है वो है एक्सरसाइज। सो योगा जो है बहुत ही बॉडी के लिए अच्छा है। इसको एक रिलीजन के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से प्लीज ना जोड़ा जाए, क्योंकि योगा एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं केवल सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं खुद योगा प्रैक्टिस करती हूँ 4 साल से, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी बॉडी के अंदर देखा है कि किस तरीके से आपकी बॉडी चेंज होती है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेसेस कम होते हैं। सो नॉट ओनली योर फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट होती है एक्सरसाइज के कारण। सो 3 तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं। एक होता है स्ट्रेचिंग, जिसमें योगा आता है। एक होता है कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियो एक्सरसाइजेस, जिसमें आपका वेट लॉस होता है। उसमें आपकी ट्रेडमिल, स्विमिंग या रनिंग जिसको हम कहते हैं, हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस आती हैं। और तीसरे तरीके की एक्सरसाइज होती है आपकी वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है, जिसमें आप वेट उठाते हैं। सो लॉन्जेटिविटी, आपकी उम्र किससे बढ़ती है? वेट ट्रेनिंग से। सो वेट ट्रेनिंग यदि आप करते हैं, स्पेशली महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी, चाइल्ड बर्थ के बाद
बिल्कुल ही भूल जाते हैं हम अपनी बॉडी को। जब तक मेनोपॉज नहीं आता है, वो सारी चेंजेस नहीं आती, हम अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो वेट ट्रेनिंग महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचे कि हमें इससे कोई नुकसान होगा, हमारे मसल्स जो है अपर आर्म के वो दिखने लगेंगे, हम एकदम मैस्कुलिन तरीके से दिखने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि आपकी मसल स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप वही काम जो पहले थक थक के कर रहे थे, घर में नहीं कर पा रहे थे, वो जल्दी जल्दी कर पाते हैं। सो यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो उन्हें अपने आप को चेक कराना वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़रूरी होता है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, उन्हें वेट ट्रेनिंग से पहले जी कि करें या ना करें, पूछें कि आप रन कर सकते हैं कि नहीं, आप हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं नहीं। और एक ट्रेनर को रखना, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छा वाइज डिसीजन है, जो आपको बताएंगे कि ग्रेडेड एक्सरसाइज किस तरह की जाती है और किस तरह आप इसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। सो मॉडरेशन इज द वर्ड। आप सारी चीजें पहले ही नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ तक पहुंचने में, शीर्षासन करने में मुझे 4 साल लगे हैं। सो वो चीजें होंगी, लेकिन क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करें। तो ये चीज मैंने सोचा नहीं था कि कोविड से बात शुरू होके इतने इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स जो आप लोग दे रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि अभी हमारा क्या हो रहा है कि हमें एवरी इंडिविजुअल उसको एनलाइटमेंट आ रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में हमें ये एनलाइटमेंट आ रहा है कि ओ बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई योगा के लिए जा रहा है, कोई रनिंग के लिए जा रहा है। मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, जिनके कि वो साइकिलिंग के ग्रुप्स बन गए हैं और वो व्हाट्सएप पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी पीटी की क्लासेस जो नर्सरी, केजी, 1st to 12th जो होती थी, वो बंद हो गई हैं। जो योगा मैंने अपने बचपन के स्कूल में वो हमने योगा किया हुआ है। हम एनसीसी की परेड्स अटेंड करते थे। वेयर हैव दे गॉन? What are we teaching our kids in the smart classroom? AC एनवायरनमेंट में बैठ के, राइट, एक सामने स्क्रीन पे वो जाके AC बसेस हैं, AC क्लासरूम्स हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन स्कूल्स हैं, वो सारी चीजें। वेयर इज द कैपेबिलिटी? हम बॉडी को जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनसे हम दूर करते जा रहे हैं, राइट। और 40 के बाद हम दौड़ना शुरू और 40 के बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे, तब तक तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप 40 के बाद? यदि बेटर ये है कि हम क्लासेस में 2 क्लासेस कम कर दें, दैट्स फाइन विथ मी, बट हम कम से कम 1 घंटा स्पोर्ट्स के लिए और उसके लिए तो दें, एक्सरसाइज के लिए तो दें, योगा तो करवाएं। जो बचपन में जो योगा जिसने सीख लिया है, वो उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही दिखेगी थ्रू आउट द लाइफ, बजाय कि आज 50 साल में हम इसको करना शुरू करें। मैं भी पिछले 4-5 सालों से योगा कर रहा हूँ। आपके लिए कोविड की कोई ऐसी याद जिसे आप लगता है कभी नहीं भूल पाएंगे? मेरे वार्ड में एक एल्डरली फीमेल वो एडमिट हुई थी और शी वाज सफरिंग फ्रॉम रियली बैड कोविड, हाई फ्लो ऑक्सीजन, नॉट इन द आईसीयू बट वार्ड में थी, बट वेरी हाई फ्लो ऑक्सीजन, और उसको वो कोविड परेशान कर रहा था एंड वी वर स्ट्रगलिंग विद दैट। उसके बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब बुखार तो मुझे भी शुरू हो गया है, बट अभी इतनी परेशानी नहीं है। वो तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, मुझे भी आप भर्ती कर लीजिए, मैं अपनी बीवी की देखरेख करता रहूँगा। तो उनको भी कमरा मिला, उसी फ्लोर पे मिला, बट वो दूसरा कमरा मिला। उस समय कमरे की बड़ी परेशानी थी, तो मैं चलो ठीक है, आपको वो मिला है तो वो वहाँ पे चले। और हमारा जो पेशेंट से जो संपर्क था वो फ़ोन था, है ना। वो सारे पेशेंट्स हमें फ़ोन करते थे कि अब डॉक्टर साहब ये हो गया, अब ऑक्सीजन सैचुरेशन ये हो गया, क्योंकि वो जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है रिपोर्टिंग का, वो उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था कि वो नर्स को बताएं, नर्स वहाँ के लोकल डॉक्टर को बताएं, फ्लोर डॉक्टर को, और फ्लोर डॉक्टर हमसे संपर्क करें, ऐसा नहीं था। तो हमने बोला था कि डायरेक्ट, सो वी वर कॉन्स्टेंटली ऑन फोन थ्रू आउट दी। रात को 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है हाफती हुई आवाज़ में उस महिला की, डॉक्टर साहब ये लाउड स्पीकर में मेरे हस्बैंड का बेड नंबर क्यों बोल रहे हैं? यू नो, व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, वो हॉस्पिटल में अनाउंस होता है, कोड ब्लू इन रूम नंबर सो एंड सो, कोड ब्लू इन रूम नंबर सो एंड सो, कोड ब्लू इन रूम, सो दैट जितनी भी कोड ब्लू के लिए जो ट्रेन्ड स्टाफ है, जो आईसीयू का स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, वो तुरंत वहां पे पहुंच जाएं और वहां पर जाके पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करें।
that was the most disastrous thing. The wife is there and she is telling me कि मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है, उनका बेड नंबर क्यों बार बार बोल रहे हैं. And then I called up. Obviously, nobody would pick up my phone because they are busy in treating the patient at that point of time. And she kept on calling me कि डॉक्टर साहब ये क्यों बुला रहे हैं. And it took me lot of courage to go back to her next morning to tell her कि उनके हस्बैंड जो हैं कल रात को एक्सपायर हो गए. सो मेरे लिए दो मेमोरीज बहुत खास है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पहले नेगेटिव की बात करते हैं. एक 33 years old जेंटलमैन, ही वाज एडमिटेड विद अस. वो उस समय उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, डेल्टा का समय था. सो उनकी जो सांस लेने की क्षमता है वो भी कम हो गई. उन्हें पहले हमने छोटे वेंटिलेटर पे डाला जिसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहा जाता है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. उसके बाद पूरे वेंटिलेटर पे डाला गया लेकिन उन्हें हम बचा नहीं पाए. सो उनका एक 3 महीने का बच्चा था. सो वो मेमोरी मुझे बहुत हॉन्ट करती है. उसके बाद जब मैं उस दिन का काम ख़त्म करके घर आई, मैं फ्लोर पे बैठ गई और फ्लोर पे बैठ के मैं रो रही थी क्योंकि इतना दुख मुझे आज तक कभी नहीं हुआ है जितना उस व्यक्ति को देखा और खोने का डर जो था. एक तो ये मेमोरी है. दूसरी मेमोरी है जो हमारे पास एक महिला आई थी, दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट होके आई थी. उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी. उनके हस्बैंड की डेथ जो है कोविड के कारण हो गई थी ऑलरेडी. सो इनकी जो लंग की कैपेसिटी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म थी. इनका 90% जो लंग था वो डिस्ट्रॉयड था. और जो सीटी स्कोरिंग उस समय हम बोलते थे जिसकी बात कर रहे थे 18 था, 25 में से 18 था इनका सीटी स्कोरिंग. लेकिन इन्हें धीरे धीरे करके ये ठीक होने लगी और जैसे ही ये थोड़े से कम ऑक्सीजन पे आ गई, जिसे हम हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला. सो हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो केवल हॉस्पिटल्स के अंदर हम प्रोवाइड कर पाते हैं क्योंकि उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, 10 या 15 लीटर पर मिनट. सो पर मिनट के हिसाब से अगर वो फ्लो हम नहीं दे पाते तो व्यक्ति इतना ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ले पाता. क्योंकि उस समय ब्लैक फंगस की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्फेक्शंस के भी प्रॉब्लम आ रहे थे. सो फैमिली को मैंने बोला कि अभी तो ये ठीक हो रही हैं लेकिन हमें आगे का नहीं पता कि हम कैसे करेंगे क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस जिनको कहा जाता है, जो कि इम्यूनिटी कम होने के कारण हमारे अंदर हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि हम इनको घर लेके जाएंगे. मैंने कहा घर लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रहा है. तो उन्होंने क्या किया, वो खुर्जा में रहते हैं, अभी भी आते हैं. सो उन्होंने घर में इतना ऑक्सीजन क्रिएट किया, जंबो सिलेंडर्स को कनेक्ट करके 10-15 लीटर. वो आज वही महिला जो हैं चल के मेरे पास आती हैं दिखाने के लिए, ऑफ ऑक्सीजन है. और वो बहुत ही एक अच्छी मेमोरी है क्योंकि उनको उस स्थिति से निकालना एक बहुत अच्छी मेमोरी है. तो ये 2 मेमोरीज हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगी. ये जो खौफनाक यादें थी ये फिर ना आए. 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाह रही हूँ. दिल्ली सरकार क्योंकि बात हो रही है, अभी दिल्ली सरकार भी कह रही है कि हाँ वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन. क्या आप लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है कि डूज एंड डोंट्स का या क्या करना है, कुछ एक ऐसा आया है? और दूसरा हमें अब क्या करना है वो तो हमने खैर बात ज़्यादातर करी ली, लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी कि पंजाब ने जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी कि अगर एक कोविड पॉजिटिव आया तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है. तो अब क्या क्या करना है? क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें मास्क पहनने शुरू कर देने चाहिए या इट इज़ टू अर्ली? अच्छा, फिर कई बार लगता है कि WHO कह रहा अभी सीरियस नहीं, तो WHO तो पहले भी कह रहा था कुछ सीरियस नहीं है, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया, तब भी WHO कह रहा था नथिंग टू वरी अबाउट. तो अब समझ नहीं आ रहा कि पैनिक मोड में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना. देखिए, पैनिक मोड में तो जाने का कोई फायदा नहीं है. सतर्क रहना बहुत जरूरी है. जो हमने समराइज कर देता हूँ, जो मैं इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहली चीज है हमारी खुद की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना. राइट, हम वायरसेस के बिहेवियर और वायरसेस के पैटर्न और वायरसेस की विरुलेंस को हम बहुत कम तरीके से प्रभावित कर सकते हैं. जो भी कर सकते हैं वो हमको अपना चरित्र पर वो चेंज करना है. तो अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, हल्की एक्सरसाइजेज हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे. हम उनके संपर्क में ना आए, वायरस हमारे संपर्क में ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं, स्पेशली अगर हम क्राउडेड प्लेस में जाएं, और वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं तो, राइट, या ऐसे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं. अगर आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो बी ए गुड सिटीजन. आप या तो क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कर लें, और अगर आप किसी कारण से अगर बाहर जा भी रहे हैं तो फिर आप मास्क पहन के जाएं. मास्क पहनने तो मतलब मास्क्स आर बैक.
if going to a crowd? I think that is your new normal. That is your new normal. और वो अच्छी चीज है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि उसमें भी हमें थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि बजाय कि एवरीबडी यूजिंग दैट सर्जिकल मास्क एंड थ्रोइंग इट अवे और फिर वो पोल्यूशन को बढ़ाना, ठीक है ना, उसकी बजाय एक कॉटन का मास्क लें, दो तीन कॉटन के मास्क घर पे बनाएं या बाजार से ले लें, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। दे एंड द सर्जिकल मास्क, दे बोथ इक्वली वेल, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस, अनलेस कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो बात अलग हो जाती है। तो वो मास्क का सेवन करें। हाथ धोना हमेशा से ही अच्छी चीज रही है, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। हमारे गाँव में हम जाया करते थे तो आंगन में ही बाल्टी रखी रहती थी कि पहले हाथ और पाँव धो और उसके बाद घर के अंदर घुसो। हमने भूल गए, हम जूते अब अपने किचन तक लेके जाते हैं, राइट। हाथ धोना अब वापस से हमें संस्कृति में लेके आना पड़ेगा, वापस से हमें उसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। तो हाथ मुंह धोएं, पानी खूब पिएं, ताज़ा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, मास्क पहने, अवॉइड करें। कॉफ एटिकेट के बारे में डॉक्टर विनी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ऐसे ही नहीं कहीं पे भी खांस दें, थूक दें, छींक दें, उसके लिए एटिकेट्स होते हैं। या तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें, अगर आप कोट पहने तो कोट के अंदर भी आप कर सकते हैं। वो चीज़ें जिसको कि हाथ कम मिलाएं, नमस्ते ज़्यादा करें। क्या बात है, गवर्नमेंट वाला एंगल छूट गया अभी कि वो सरकार से। मैं ऐड करना चाहूंगी कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अडल्ट्स के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत अनिवार्य है, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी बनती है। सो बॉडी के सारे जो टॉक्सिन्स है वो स्लीप के अंदर निकलते हैं। तो यदि आप सोते नहीं हैं, समय पे नहीं सोते, बहुत इरेटिक है आपका स्लीप साइकिल, तो आपकी इम्यूनिटी अवश्य ही अफेक्ट होती है। सो 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप, जिसे हम कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये काफी हद तक फायदेमंद होता है आपकी सेहत के लिए, और इसको अपनाएं। सुबह उठना ज्यादा बेहतर है। जैसे भी हम डिस्कशंस में आते हैं कि कई लोग कहते हैं नहीं हमें सुबह सोना पसंद है, लेकिन जहां तक भी कोशिश हो अर्ली राइजर बनने की कोशिश करें, और अपना काम जितनी जल्दी आप सुबह के समय में खत्म करते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना आपको अच्छा लगता है। ट्रैवल एडवाइजरी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसमें कि हमें यही बताया जाता है कि जिन लोगों को भी फीवर हो उन्हें बोर्ड ना किया देने जाए। यदि उनको फीवर है, कफ है या एक्टिव सिम्टम्स है, उन्हें एयरक्राफ्ट में बोर्ड जो है वो नहीं आइडियली नहीं करना चाहिए। और ये हमारी एक अंदर की ही एक जिसे हम कहते हैं जागरूकता होनी चाहिए कि यदि हम बीमार हैं तो प्लीज एटलीस्ट एयर ट्रैवल ना करें, क्योंकि उस रिसर्कुलेटेड एयर में वो वायरस का फैलना जो है बहुत ही कॉमन हो जाता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्मल एडवाइजरी अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। जनरल प्रिकॉशंस हैं जो अभी तक हमें पता है और जो कारगर भी रही हैं। और जो कांटेक्ट ट्रेसिंग पंजाब में हो रही है, उसका कुछ फायदा आपको लग रहा है कि या पिछली बार भी हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरू की थी, बट वो शुरुआती दिनों में ही समझ में आ गया था कि शायद वो उतनी लाभकारी नहीं है। बट अगेन दिस इज मोर अ डोमेन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। आई थिंक कुछ ही दिनों में कुछ एडवाइजरी हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, जिसमें कि हमें पता लगेगा कि आगे का सभी को टेस्ट करने की जरूरत है या केवल सीवियर इन्फेक्शंस को हमें अभी टेस्ट करना है। तब तक हमें ये जरूर करना चाहिए कि एज ए गुड सिटीजन हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने आप कोविड का टेस्ट बुक करके करने की जरूरत है। वो सब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, घर में मेरी भतीजी को 2-3 दिन जुकाम खांसी जब हुआ, फिर उसने कहा मुझे ना टेस्ट भी नहीं आ रहा, तो ये हुआ कि क्या कोविड का टेस्ट करा लें, तो अभी तो होल्ड कर दिया था। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसी को बच्चों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करवा भी लें तो क्या व्हाट इज इट गोइंग टू चेंज? आपने खानी वही क्रोसिन है, आपने खानी वही एंटी एलर्जिक है, आपने खानी वही पेंटोसिड है, आपने पानी पीना है, आपने ताजे फल सब्जियां खाने, नथिंग इज गोना चेंज। उन्हें एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि एक कमरे में अलग कर दें ताकि बुजुर्गों और बच्चों का कांटेक्ट कम हो जाए, क्योंकि बुजुर्गों में इन्फेक्शन की जो पकड़ने की, इन्फेक्शन पकड़ने की वो जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा होती है। बच्चों में यदि बुखार 103, 104 जा रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें, वो आपको तरीके बताएंगे कि फीवर को उतारने के क्या तरीके हैं। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस बीमारी से सबको साथ मिलकर ही लड़ना होगा। कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर आप लगता है कि अभी भी कुछ रह गया, वैसे मुझे लगता है सब हो गया, हमारे व्यूअर्स से कहना चाहें तो मेरी तरफ से घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लें। अपना संयम बरतते रखें
और अपना स्वयं का ध्यान रखें। ये कठिन समय है, आगे किस तरीके से करवट लेगा ये कहना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक ही होगा। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर विनी, बहुत बहुत शुक्रिया बतरस में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट इनपुट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।